हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शन को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न एज, जो कि 321 बीसी से 182 बीसी तक चला। ठीक है। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजी पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजी में वी हैव इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स। फिर लिटरेचर पढ़ते हैं। लिटरेचर में इंडिजिनियस लिटरेचर देखने को मिलता है, फॉरेन लिटरेचर देखने को मिलता है। और क्योंकि मॉडर्न पीरियड किसी एक भी सोर्स मतलब किसी एक अकेले सोर्स से पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, तो हम सब चीज़ें जो है वो साथ में पढ़ते हैं एक नया पिक्चर बनाने के लिए। जैसे और हर कोई किसी की अपनी स्पेशलाइजेशन है। जैसे जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो अशोका के धम्म और आइडियोलॉजी को बताते हैं। एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। अर्थशास्त्र जो है वो स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। मैगज़ीन्स जो है वो फॉरेन पर्सपेक्टिव बताते हैं हमको। कॉइन्स हमको मॉनेटरी इकोनॉमी बताते हैं। आर्कियोलॉजी फिजिकल रिमेन्स, मटेरियल लाइफ के बारे में बताती है। और बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में ऑल्दो बायस है, लेकिन रिलीजियस ट्रेडिशन और सोशल कंडीशन के बारे में बताते हैं। और इन्हीं से जो है हिस्टोरियंस पूरा हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब है वो एविडेंस जो फिजिकल रिमेन्स के फॉर्म में मिलता है। इसमें मेनली इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, पॉटरी, ब्रिक्स, टेराकोटा आर्किटेक्चर ये सब आते हैं। इनका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये लिटरेरी इमेजिनेशन से अलग मटेरियल एविडेंस देते हैं। क्या देते हैं? मटेरियल एविडेंस देते हैं। ठीक है, मटेरियल एविडेंस देते हैं, मटेरियल लाइफ रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे। इंस्क्रिप्शन में हम प्री अशोकन, अशोकन और पोस्ट अशोकन पीरियड जो है इस तरीके से हम पढ़ते हैं। प्री अशोकन पीरियड में वी हैव सोहागोड़ा इंस्क्रिप्शन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मिलता है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें मेजरली है क्या? इस इंस्क्रिप्शन को फेमाइन और डिस्ट्रेस के कॉन्टेक्स्ट में जो है रिलीफ मेजर से एसोसिएट किया जाता है। अगर किसी एरिया में अकाल यानी कि फेमाइन आ गया है, तो स्टेट को फूड या ग्रेन स्टोरेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, है ना? तो इसमें यही पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि एंशिएंट स्टेट सिर्फ टैक्स कलेक्शन करने वाली स्टेट नहीं थी, बल्कि क्राइसिस मैनेजमेंट भी कर सकती थी, है ना? तो स्टेट इंटरवेंशन देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। स्टेट इंटरवेंशन देखने को मिलता है, क्राइसिस मैनेजमेंट देखने को मिलता है, क्राइसिस मैनेजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है महास्थान इंस्क्रिप्शन, जो कि बोगरा बांग्लादेश में हमको देखने को मिलता है। अगेन ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये भी डिस्ट्रेस और फेमाइन रिलीफ के कॉन्टेक्स्ट में ही जो स्टेट इंटरवेंशन है उसका एविडेंस हमको प्रोवाइड करता है, सेम एज सोहागोड़ा इंस्क्रिप्शन। सोहागोड़ा हमको कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, गोरखपुर रीजन में। ठीक है, ये हमने देखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम पिपरहवा कैस्केट इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। ये रेलिक रिलेटेड इंस्क्रिप्शन है और इसका रिलेशन बुद्धा के रेलिक ट्रेडिशन से है। लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेटिंग्स को कॉन्फिडेंटली प्री अशोकन बोलना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, बट स्टिल मोस्टली हिस्टोरियंस इसको क्लासिफाई करते हैं, है ना? यू कैन राइट कि पिपरवा इंस्क्रिप्शन हुज अर्ली डेटिंग रिमेन्स डिबेटेड, है ना? ऑफन सेड टू बी प्री अशोकन पीरियड, ये आप लिख सकते हैं, थोड़ा बैलेंस लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो है रेलिक रिलेटेड इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है ना? तो प्री अशोकन पीरियड में हमने सोहागोड़ा, महास्थान और पिपरवा रेलिक इंस्क्रिप्शन जो है वो देखे हैं। पिपरवा रेलिक इंस्क्रिप्शन हमने देखे हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक है। अब मॉडर्न सोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है इस अशोकन इंस्क्रिप्शन। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी है और डायरेक्ट किंग के नाम या रॉयल अथॉरिटी से लिंक्ड है। एम्पायर के डिफरेंट रीजन्स में मिले हैं और अशोका के धम्मा, एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर और रिलीजियस पॉलिसी को डायरेक्टली रिवील करते हैं। इसलिए अशोकन इंस्क्रिप्शन को मॉडर्न हिस्ट्री का प्राइमरी कंटेम्प्रेरी सोर्स माना जाता है। थोड़ा क्लासिफिकेशन देखते हैं। 14 हमारे पास में मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं हमको। उसके साथ-साथ में जो है हमको मेजर पिलर एडिक्ट्स मिले हैं, माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, केव इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और मिसलेनियस इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट्स नाम से ही जो है हमको क्लू मिल जाता है कि लार्ज रॉक सरफेस पे बड़े-बड़े लॉन्ग रॉयल प्रोक्लेमेशन लिखे गए होंगे। इनमें अशोका ने मेनली धम्मा और स्टेट पॉलिसी एक्सप्लेन की है। साइट्स देखते हैं कुछ। सबसे पहले कलसी देखते हैं, देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है और ये एम्पायर के नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन साइड की कम्युनिकेशन को शो करता है। ठीक है, नॉर्दर्न फ्रंटियर जो है वहाँ पे कंट्रोल शो करता है। देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है शहबाजगढ़ी।
शहबाज़गढ़ी, शहबाज़गढ़ी और मानसेरा ये कहाँ पे पड़ते हैं? ये पेशावर रीजन पाकिस्तान में पड़ता है और ये हज़ारा रीजन पाकिस्तान में पड़ता है, दोनों ही पाकिस्तान में हैं। एंड दीज़ 2 आर यूनिक। यूनिक किस लिए हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है? तो हमने देखा शहबाज़गढ़ी और मानसेरा। मानसेरा में प्रेज़ेंट डे ये पाकिस्तान में हमने देखा, यहाँ अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में मिलते हैं। यहाँ दोनों जगह में अशोकन इंस्क्रिप्शन हमको खरोष्टी स्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये शो करता है कि अशोका को लोकल लिंग्विस्टिक स्क्रिप्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करना पड़ता था एंड ही वाज वाइज इनफ टू नो कि वहाँ पे दूसरी स्क्रिप्ट यूज़ करनी जानी चाहिए। जैसे मोस्टली इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ हुई, अब यहाँ पे ही खरस्ती स्क्रिप्ट यूज़ क्यों हुई? तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को दिखाता है, लिंग्विस्टिक अवेयरनेस को दिखाता है ना? कि वो लिंग्विस्टिक स्क्रिप्ट ट्रेडिशन जो है वो समझते थे और उसके अकॉर्डिंग जो है कम्युनिकेट करते थे। ठीक है? ये नॉर्थ वेस्टर्न ज़ोन हमको देखने को मिलता है। शहबाज़गढ़ी में भी सेम देखने को मिलता है ना? है ना? एम्पायर वाज़ पॉलिटिकली यूनिफाइड बट देखने को मिलता है कि कल्चरल और लिंग्विस्टिकली उस टाइम भी डाइवर्स था। ठीक है? ये जो खरोस्ती स्क्रिप्ट है, ये ग्रीक की अरामिक स्क्रिप्ट जो है वहाँ से इंस्पायर्ड है और ये जो है हाँ, ये जो है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। येस, ठीक है। Girnar, I'll just check onto it. I'm just getting confused in the Kharosti script. You can Google it as well. कि how do we write Kharosti script? Definitely not from left to right, but maybe there's some difference. I'm not able to recall. Yeah. So गिरनार के बारे में पढ़ते हैं। गिरनार जो है वो जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। वेस्टर्न इंडिया में अशोकन प्रेजेंस का एविडेंस है। वेस्टर्न इंडिया में अशोकन प्रेजेंस का एविडेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे भी हमको मेजर रॉक एडिक्ट मिलता है। देन वी हैव सुपारा, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र रीजन में पड़ता है, यहाँ पे भी हमको मेजर रॉक एडिक्ट के फ्रेगमेंट्स मिले हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे भी है, ठीक है। एरागुड़ी या येरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, यहाँ भी देखने को मिलता है। धौली इन प्रेजेंट डे उड़ीसा एंड जोगाड़ा इन प्रेजेंट डे उड़ीसा, यहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट्स के साथ में स्पेशल कलिंग एडिक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कलिंग एडिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अब ये जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, इनका एक्चुअल सिग्निफिकेंस है क्या? ये क्या बताते हैं हमको? ठीक है। अब सिर्फ लोकेशन याद करना इनफ नहीं है। क्वेश्चन आया कि व्हाट डू अशोकन इंस्क्रिप्शन रिवील? व्हाट डू दे टेल? तो सबसे पहला इज़ धम्मा, है ना? अशोका ने एक एथिकल कोड प्रमोट किया था। इसमें रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, एल्डर्स के प्रति रिस्पेक्ट करना, काइंडनेस दिखाना, नॉन वायलेंस दिखाना, जेनरॉसिटी दिखाना, है ना? रिलीजियस टॉलरेंस रखना और ह्यूमन ट्रीटमेंट करना, जैसे वैल्यूज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट थे। तो यहाँ पे धम्मा के बारे में बताता है, एक मॉरल गवर्नेंस को शो करता है। दिस इज़ योर कीवर्ड फॉर मीन्स मॉरल गवर्नेंस को शो करता है। वेलफेयर, अशोका ने ह्यूमन और एनिमल के वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दी। रोड्स, वेल्स, मेडिसिनल फैसिलिटीज़, ट्रीज़ एक्सेट्रा का रेफ़रेंस मिलता है हमको। किंग का अब यहाँ पे पता चल रहा है कि किंग का रोल सिर्फ़ टैक्स कलेक्शन और आर्मी मेंटेनेंस तक लिमिटेड नहीं है। किंग वेलफेयर भी करता है। किंग के पास एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो कि यहाँ पे एक पैटर्नलिस्टिक किंगशिप देखने को मिलती है, पैटर्नल किंगशिप देखने को मिलती है ना? कि ही इज़ नॉट जस्ट अबाउट आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ही इज़ नॉट जस्ट अबाउट टैक्स कलेक्शन एंड आर्मी, ही इज़ मोर अबाउट वेलफेयर एज़ वेल। He's more about a paternal figure. He's more about a paternal figure to the people or the subjects. ठीक है, तो ये भी हमको दिखाता है। तो एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन हमने ये यहाँ पे देख लिया, एडमिनिस्ट्रेशन और वेलफेयर देख लिया। फिर रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में भी बताता है हमको। अशोका जो है बुद्धिज़्म से पर्सनली एसोसिएटेड थे, लेकिन धम्मा को सिंपली बुद्धिस्ट रिलिजन से इक्वल नहीं करना चाहिए। धम्मा का जो पब्लिक मैसेज है वो ब्रॉडर एथिकल सोशल फ्रेमवर्क था और डिफरेंट सेक्ट्स को जो है रिस्पेक्ट करना था। तो यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस भी हमको देखने को मिलता है। एक रिलीजियस टॉलरेंस भी देखने को मिलता है, ठीक है? वो हमने देखा। अब जैसे वॉर वाले में आए, तो कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने कॉन्क्वेस्ट के कॉन्सिक्वेंसेस पर रिमोर्स एक्सप्रेस किया था। यहाँ से दिग्विजय से धम्म विजय जो है का आइडियोलॉजी ट्रांजिशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है हमको किंग अशोका का। अगर फॉरेन रिलेशन की बात करें हम, तो अशोकन इंस्क्रिप्शन में हेलेनिस्टिक रूलर का रेफरेंस मिलता है। इससे पता चलता है कि मॉडर्न वर्ल्ड आइसोलेटेड नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पे एक ट्रांस रीजनल डिप्लोमेसी भी देखने को मिलती है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी देखने को मिलती है हमको, ठीक है? उसके बाद में सोसाइटी के बारे में पता चलता है, रिस्पेक्ट अमंग रिलीजियस ग्रुप्स, है ना? रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताता है, हमने डिस्कस किया। वेलफेयर के बारे में बताता है, ये भी हमने देखा, पब्लिक वेलफेयर को भी बताता है, ठीक है?
यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ये है कि जनरली माइनर रॉक एडिक्ट्स, फिर मेजर रॉक एडिक्ट्स और फिर पिलर एडिक्ट्स को ब्रॉड एपिग्राफिक सीक्वेंस के रूप में समझा जाता है। मतलब अशोका की इंस्क्रिप्शनल एक्टिविटी एक ही मोमेंट में प्रोड्यूस नहीं हुई थी। पहले माइनर रॉक एडिक्ट्स हुए थे, फिर मेजर रॉक एडिक्ट्स हुए थे, फिर पिलर एडिक्ट्स हुए थे। दिस इज़ द क्रोनोलॉजी, ठीक है? एपिग्राफिकल क्रोनोलॉजी, ठीक है? अब माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में थोड़ा-सा समझते हैं, है ना? माइनर रॉक एडिक्ट्स को जनरली अर्लियर अशोकन इंस्क्रिप्शन माना जाता है। इनकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी वाइड है ना? काफ़ी वाइड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। जैसे साइट्स को समझते हैं तो वी हैव बैराट, बैराट जिसको विराट भी बोलते हैं, राजस्थान में पड़ता है ना? राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे जो है हमको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में रूपनाथ, अहरोरा, है ना? मध्य प्रदेश में अहरोरा इज़ इन उत्तर प्रदेश, सॉरी। रूपनाथ इज़ इन मध्य प्रदेश, गुजरा इज़ इन मध्य प्रदेश, पनगुड़ारिया इज़ इन मध्य प्रदेश, है ना? उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो अहरोरा देखने को हमको मिलता है, ठीक है? अहरोरा देखने को मिलता है। सासाराम, बिहार, जो कि शेरशाह सूरी का से रेलेवेंस रखता है, वहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है ना? कर्नाटका में काफ़ी सारी साइट्स हैं, जैसे मास्की, जैसे अग्गावी माता, जैसे पालकीगुंडू, निट्टूर, है ना? उदयगुलाम, ये सब देखने को मिलता है। ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, कितने सारे, कर्नाटका में तो काफ़ी सारे, ठीक है? तो कर्नाटका में हमको देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में एरागुडी और राजुला मंडागिरी, ये जो 2 जगह हैं, यहाँ पे हमको आंध्र प्रदेश में भी माइनर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या बताते हैं? ये क्या बताते हैं हमको, इनका क्या इम्पोर्टेंस है? तो अर्ली अशोका पे ये जनरली जो है मेजर रॉक एडिक्ट से अर्लियर फेज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं, है ना? अर्ली इंपीरियल आइडियोलॉजी हमें दिखाते हैं ये, ठीक है? अशोका का आइडेंटिफ़िकेशन, अब मास्की जो है पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम डायरेक्टली अपीयर करता है इस इंस्क्रिप्शन में। इसलिए प्रियदर्शी जो है वो अशोका से आइडेंटिफ़ाई किया गया है ना? मास्की का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है इस आइडेंटिफ़िकेशन में। तो रॉयल आइडेंटिफ़िकेशन हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद में रॉयल आइडेंटिफ़िकेशन मास्की में देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद में डेक्कन कंसंट्रेशन, कर्नाटका में जो है इनकी नोटिसेबल कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसका इम्प्लीकेशन है कि मॉडर्न स्टेट का रीच जो है वो डेक्कन तक सिग्निफिकेंट है, इससे पता चलता है हमको, है ना? तो साउथ पेनिट्रेशन या डेक्कन पेनिट्रेशन हमको देखने को मिलती है। पर्सनल रिलिजियस कमिटमेंट, पर्सनल रिलिजियस कमिटमेंट, माइनर रॉक एडिक्ट्स में अशोका की पर्सनल रिलिजियस कमिटमेंट कंपैरेटिवली क्लियर दिखती है ना? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है। ज्योग्राफी का पता चलता है, क्रोनोलॉजी का पता चलता है, ये हमने देख लिया, ठीक है? अब 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स भी होते हैं, 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स। अब ध्यान रहे हम ना थोड़े ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से करें, अगर वैसे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करें तो ये और ज़्यादा फैक्चुअल हो सकता है ना? ये और भी ज़्यादा फैक्चुअल हो सकता है, ठीक है? तो 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब रॉक से पिलर की तरफ मूव करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि फैक्ट्स भी इंक्लूड करें, लेकिन उससे पहले हमारा एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए ताकि फैक्ट्स याद करने हमारे लिए जो है आसान हो जाए। अगर हमको टॉपिक का थोड़ा ओवरव्यू पता होता है, अगर टॉपिक को समझ पाते हैं, तो फिर चीज़ें याद करने में हमें इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि फिर हम रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को, है ना? तो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। अब रॉक से पिलर की तरफ मूव करेंगे तो मेजर पिलर एडिक्ट्स जो है वो जनरली लेटर फेज से एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये कौन-सी जगह पे मिलता है हमको, कौशाम्बी वाली जगह पे देखने को मिलता है, टोपरा जगह पे मिलता है, मेरठ में मिलता है ना? रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरारज, कांधार, इन सब जगह पे देखने को मिलता है, ठीक है? अब जो मेजर पिलर हैं ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया में कंसंट्रेटेड हैं। व्हाई? बिकॉज़ गैंजेटिक प्लेन मौर्यन एम्पायर का कोर रीजन था, है ना? पिलर इन कोर का मतलब है कि रॉक एडिक्ट्स एट वाइडर फ्रंटियर लोकेशंस, है ना? थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि टोपरा और मेरठ का इंटरेस्टिंग, सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि ये टोपरा और मेरठ, व्हाई इज़ इट इंटरेस्टिंग? ओरिजिनली ये पिलर्स जो हैं वो हरियाणा या उत्तर प्रदेश रीजन में थे, लेकिन लेटर दिल्ली शिफ्ट हो गए। इसलिए प्रेज़ेंट लोकेशन को ओरिजिनल लोकेशन समझना गलत है ना? तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओरिजिनली टोपरा जो है वो पिलर हरियाणा में था, नाउ ये दिल्ली में है, ठीक है? ओरिजिनली ये उत्तर प्रदेश में था, नाउ इन दिल्ली, ठीक है? तो पिलर रिलोकेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? अब ये दिल्ली में कहाँ है और इनको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं, ये आप जो है गूगल करेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में जो है पिन करेंगे अगर आपको पता है तो,
ठीक है? कांधार के बारे में देखते हैं, ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है। कांधार फार जो है नॉर्थ वेस्ट में है और ये शो करता है कि अशोकन कम्युनिकेशन नेटवर्क एम्पायर के फ्रंटियर तक एक्सटेंड करता था। तो फ्रंटियर रीच को दिखाता है ना? अगर और इसके अलावा हमको अमरावती में भी देखने को मिलते हैं। अमरावती रीजन में फ्रेगमेंटरी पिलर मटेरियल या इंस्क्रिप्शन जो रिमेन्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसको एक एक्सेप्शनल सडन अकरेंस के रूप में रिमेंबर कर सकते हैं, है ना? तो अमरावती भी वी कैन ऐड। हाँ, ये लिखा हुआ है खैर इधर अमरावती। रामपुरवा बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ बिहार में हमको देखने को मिलता है ना? तो ये सब जगह पे हमको यहाँ पे पिलर भी देखने को मिलता है। माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन के पास में आ जाते हैं, माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन। इनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में समझो, स्कीज़मेटिक, कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन एंड डोनेटिव इंस्क्रिप्शन। क्या बोला मैंने? स्कीज़मेटिक, कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन एंड डोनेटिव इंस्क्रिप्शन, ठीक है? अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? स्कीज़मेटिक जो हैं वो कौशाम्बी, सांची और सारनाथ वाली जगह पे हमको देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम क्या था कि बुद्धिस्ट संघ में स्कीज़्म यानी कि डिवीज़न, स्कीज़्म का मतलब होता है डिवीज़न को अशोका डिस्करेज करना चाहते थे। संघ यूनिटी जो है उनको उसको प्रमोट करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो है हमको 3 जो है पिलर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे सिमिलर कुछ जो है आइडेंटिफिकेशन हम कर पाते हैं। संघ, डिसिप्लिन और यूनिटी की बात होती है, ठीक है? फिर लुम्बिनी का इंस्क्रिप्शन जो है ये कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शंस होते हैं, कमेमोरेटिव, ठीक है? लुम्बिनी या रुमिनी दे इंस्क्रिप्शन जो है ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अशोका ने आइडेंटिफाई किया कि लुम्बिनी वाज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के एक सेक्रेड ज्योग्राफिकल साइट को रॉयल पैट्रोनेज के थ्रू मार्क करता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है पिलर जब अशोका ने विज़िट किया था लुम्बिनी को तब बनवाया था, ठीक है? निगाली सागर में पिलर देखने को मिलता है ना? ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? ये कनक मुनि बुद्धा के स्तूपा के एनलार्जमेंट या रिस्टोरेशन से एसोसिएटेड है। मतलब बुद्धा का जो ये क्या नाम है स्तूपा है उसको बड़ा करवाया और उसको रिस्टोर करवाया। इससे क्या पता चलता है अशोका का बुद्धा पैट्रनेज सिर्फ़ साक्य मुनि बुद्धा की मेमोरी तक लिमिटेड नहीं था। ठीक है? तो हमको यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है। क्वीन का डोनेशन इलाहाबाद कोसम पिलर जो देखने को मिलता है हमको, इसमें ये क्वीन से एसोसिएटेड डोनेटिव इंस्क्रिप्शन मिली है हमें यहाँ पे और रॉयल वुमेन भी रिलीजियस पैट्रोनेज में पार्टिसिपेट करती हैं, इससे ये पता चलता है। तो रॉयल वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डोनेशन ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? बराबर केव्स में इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अशोका सिर्फ़ बुद्धिस्ट को पैट्रोनाइज़ नहीं कर रहे थे। बराबर केव्स जो कि बिहार में है वो रॉक कट केव्स हैं, आजीविका सेक्ट से एसोसिएटेड है। अब व्हाई इम्पोर्टेंट अगर अशोका बुद्धिस्ट थे, तो फिर आजीविका सेक्ट को क्यों उन्होंने डेडिकेट की, है ना? तो इसका मतलब बिकॉज़ पर्सनल बुद्धिस्ट एफ़िलिएशन इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्सक्लूसिव स्टेट पैट्रोनेज, है ना? पैट्रोनाइज़ तो कर सकते हैं और वैसे भी एक्सक्लूसिवली हम कह सकते हैं कि उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया था, है ना? चलो दैट्स अ डिबेट बट यानी इसका मतलब क्या है जो मैं बोल रही हूँ कि स्टेट पॉलिसी में ब्रॉडर रिलीजियस अकोमोडेशन एग्ज़िस्ट जो है कर सकती है और करनी भी चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे रिलीजियस प्लूरलिज़्म के बारे में बताती है हमें बाराबर केव इंस्क्रिप्शंस। ठीक है? यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं इनकी। तो मॉडर्न पीरियड में रॉक कट आर्किटेक्चर का हाई लेवल डेवलपमेंट हुआ। इंटीरियर सरफेस पर रिमार्केबल पॉलिश मिलती है हमको यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे जो है बहुत बहुत बढ़िया जो है हमको यहाँ पे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन देखने को मिलता है बाराबर केव्स में। मॉडर्न पॉलिश जो है वो बड़ी निखर के आती है, ठीक है? अब कुछ मिसलेनियस इंस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं, जैसे कांदाहार बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन। इसमें ग्रीक और अरेमिक यूज़ हुई है। ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एविडेंस है। क्या प्रूव होता है कि मॉडर्न एम्पायर एक कल्चरली होमोजेनियस स्टेट नहीं था। डिफरेंट फ्रंटियर पॉपुलेशंस के लिए डिफरेंट लैंग्वेज स्क्रिप्ट में कम्युनिकेशन पॉसिबल था। तो एक मल्टीलिंगुअल इंपीरियलिज्म हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है? ये हमने देखा। अब तक्षशिला का जो पियदसी इंस्क्रिप्शन है वो क्या बताता है? तक्षशिला मॉडर्न नॉर्थ वेस्ट रीजन का स्ट्रेटेजिक सेंटर है। आज के डे में पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है? यहाँ इंस्क्रिप्शन अशोकन प्रेजेंस को रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है? फिर जलालाबाद ब्रोकन इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है हमको, ब्रोकन इंस्क्रिप्शन ऑफ जलालाबाद, है ना? अफ़गानिस्तान रीजन में अशोकन इंस्क्रिप्शन प्रेजेंस का एडिशनल एविडेंस यहाँ पे भी देखने को हमको मिलता है। ठीक है? क्या बोला? बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, पियदसी इंस्क्रिप्शन एंड ब्रोकन इंस्क्रिप्शन ऑफ जलालाबाद। ठीक है? अब हम आएँगे और थोड़ा पोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे।
ठीक है? इसमें हमको नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं, नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शंस, ठीक है? कहाँ पे? नागार्जुनी हिल्स बिहार में देखने को मिलती है हमें, ठीक है? रूलर थे दशरथ मौर्य और ये अशोका के सक्सेसर थे। रिलीजियस एसोसिएशन वाज़ सेड टू बी विद आजीविकास। इम्पोर्टेंस ये है कि इससे हमें पता चलता है कि अशोका के बाद भी मौर्यन रूलर्स जो हैं वो आजीविका सेक्ट को पेट्रोनेज दे रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और लेटर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन या रिलीजियस पॉलिसी को रिकंस्ट्रक्शन में ये जो है, ये हमारा नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन है, दिस इज़ वेरी मच यूज़फुल, ठीक है? इससे हमें पता चलता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन, ये क्या बताता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन? अब इंटरेस्टिंग क्रोनोलॉजिकल जंप ये है कि मॉडर्न पीरियड से सीधा लेटर वेस्टर्न क्षत्रप पीरियड पे कैसे, है ना? रुद्र दमन की इंस्क्रिप्शन अप्रॉक्सिमेटली 2nd सेंचुरी सीई की है और ये सुदर्शन लेक के हिस्ट्री को मेंशन करती है। बेसिक सीक्वेंस ये है कि मौर्यन पीरियड के बाद में जो है सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्शन हुआ। लेटर जो शाका या वेस्टर्न क्षत्रप है उन्होंने रिपेयर करवाया, ये जो लेक है इसको रिपेयर करवाया था। अब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मॉडर्न स्टेट के पब्लिक वर्क्स स्पेशली लाइक इरिगेशन या हाइड्रोलिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी कंटिन्यूटी को जो है थोड़ी हमको समझ में आती है इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है। मॉडर्न पीरियड में कंस्ट्रक्शन हुआ था और जो ये क्षत्रप थे, रुद्रदमन वन थे वेस्टर्न क्षत्रप, इन्होंने जो है बाद में रिपेयर करवाया था इसको, ठीक है? लॉस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन, ये लॉस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन क्या है? ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट मेथोडोलॉजिकल पॉइंट ये है कि जो मिल गया वो टोटल कॉपस नहीं है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट नेचुरली डिस्ट्रॉय या लॉस्ट हो सकते हैं। फाहिन और ह्वेनज़ांग ने कुछ पिलर्स या मॉन्यूमेंट देखे होने का मेंशन किया है, जो आज अवेलेबल नहीं है। इसलिए आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड है वो कंप्लीट एक ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि जो चीज़ें हैं वो खराब हो जाती हैं, खत्म भी हो जाती हैं, ठीक है? तो हमको फाहिन जो है उन्होंने उनका जो पिलर जो उन्होंने रिपोर्ट किया कि ही सॉ अ पिलर, वो हमें नहीं मिला, है ना? लॉस्ट इंस्क्रिप्शन है। ह्वेनज़ांग ने बोला कि उन्होंने अशोकन पिलर और स्तूपास देखे हैं, वो भी हमें नहीं मिला, ठीक है? आगे आते हैं और हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। आगे आएँगे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, है ना? अब लोकेशन को हिस्टोरिकल मीनिंग के साथ में कनेक्ट करते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो मोस्टली एम्पायर के पेरिफेरल फ्रंटियर ज़ोन पे, मतलब बाउंड्री ज़ोन पे हमको मेजर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रॉयल मैसेज को ज्योग्राफिकली डिस्टेंट पॉपुलेशन तक कम्युनिकेट करना चाहते थे। तो इससे इंपीरियल मार्जिन्स पर जो है ऐसे पिलर्स हमको खड़े हुए दिखे। माइनर रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो सबसे वाइड डिस्ट्रीब्यूशन माइनर रॉक एडिक्ट्स का देखने को मिलता है, स्पेशली कर्नाटका कंसंट्रेशन हमको, है ना? डेक्कन इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। अगर मेजर पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। इसका मतलब कि इंपीरियल कोर जहाँ पे आपकी सत्ता बैठी है, उसी के आसपास मेजर पिलर देखने को मिलते हैं हमको। माइनर रॉक एडिक्ट साउथ में देखने को मिलते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो बाउंड्री पे देखने को मिलते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है? अशोकन इंस्क्रिप्शन एक्चुअली क्या बताता है? हम ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें बताता क्या है एग्ज़ैक्टली, है ना? तो ये धम्मा, किंगशिप, वेलफेयर, मॉरल पॉलिसी सबके बारे में बताता है ना? अगर पूरी मॉडर्न इकोनॉमी या सोसाइटी इंस्क्रिप्शन से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे तो पिक्चर जो है इनकम्प्लीट होगी। इसलिए हम सारे जो जो भी एविडेंसेस हमको मिला है, सब चीज़ों को साथ में रख के हम जो है हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमें रिलिजन के बारे में बताता है। अशोका जो है पर्सनली बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड थे, लेकिन धम्मा जो है वो सिंपली बुद्धिज़्म नहीं था, है ना? धम्मा एक ब्रॉडर एथिकल सोशल प्रोग्राम था। तो यहाँ पे हमें उनके रिलीजियस जो है इंक्लिनेशन उसके बारे में पता चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। ऑफ़िशियल्स, रॉयल टूर्स, कम्युनिकेशन, वेलफेयर एक्सेट्रा का रेफ़रेंस मिलता है। इकोनॉमी का पता चलता है। डायरेक्ट इकोनॉमिक डेटा कंपैरेटिवली लिमिटेड है। इसलिए कॉइन्स, आर्कियोलॉजी, अर्थशास्त्र के साथ में जो कंबाइन करके हम एक जो है इकोनॉमिक पिक्चर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। कॉइन्स हमको मिले हैं, है ना? कॉइन्स हमें बताते हैं चीज़ें, वो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, कैसी मॉनेटरी इकोनॉमी थी, वो सब बताते हैं। एथिक्स के बारे में पता चलता है, सोसाइटी के बारे में पता चलता है हमको। जैसे वो बताते हैं ना, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट सेक्ट्स, रिस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स, है ना? फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताते हैं, हेलेनिस्टिक रूलर्स उनका मेंशन और है ना, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। कलिंग वॉर के बारे में पता चलता है हमको, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में पता चलता है, इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में भी पता चलता है। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कॉइन्स। मॉडर्न इकोनॉमी समझने के लिए पंच्ड मार्क कॉइन्स इंपॉर्टेंट है।
बेसिक फीचर मोस्टली सिल्वर कॉइन्स थे और कुछ कॉपर थे और पंच्ड मार्क कॉइन्स हमको देखने को मिलते हैं। इन पर डिफरेंट सिंबल्स जो है पंच करके मार्क किए जाते थे। डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिलता है, गैंजेटिक वैली में देखने को मिलता है, नॉर्दर्न डेक्कन में देखने को मिलता है। व्हाट डज़ दिस सजेस्ट? करंट जो करेंसी सर्कुलेशन है, उसका ज्योग्राफिकल नेटवर्क समझने के लिए काफ़ी सब्सटैंशियल इम्पोर्टेंट है ना? तो हमें पता चल जाता है कि एम्पायर कहाँ-कहाँ तक फैला था, कहाँ तक ट्रेड जो है चल रही थी, वो मनी कहाँ-कहाँ तक सर्कुलेट हो रही थी, इससे आइडिया हमको लग जाता है। और क्या पता चलता है, जो कॉइन पे डिफरेंट मोटिव्स बने हुए होते हैं, कॉइन्स पर जो सिंबल्स बने हुए होते हैं, है ना? उनका एग्ज़ैक्ट मीनिंग तो हम नहीं कॉन्फिडेंटली बता सकते, लेकिन आइडिया हमको पता चल जाता है ना? तो इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या जो है इम्पोर्टेंट रहा होगा, क्या सिम्बलाइज़ करना चाह रहे होंगे, है ना? अगर लार्ज स्केल अवेलेबिलिटी कहीं पे मिलती है, अगर कॉइन्स जो है वो लार्ज स्केल में सर्कुलेट कर रहे हैं, तो इसका इम्प्लीकेशन है कि एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है, मार्केट काफ़ी फ्लरिश कर रहा है, ट्रेड काफ़ी हो रहा है, मोनेटाइज़ेशन जो है वो पीक पे है, तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं, है ना? ये सब चीज़ें हम असेस कर पाते हैं, ठीक है? अब कॉइन सर्कुलेशन जो है वो इंडिकेट करते हैं एक्सपैंडिंग स्फीयर को, एक मोनेटाइज़्ड एक्सचेंज को, एक मोनेटाइज़्ड एक्सचेंज इकोनॉमी को जो है उसका एक्सपेंशन हमें बताते हैं, है ना? ठीक है? स्पेशली इन कमर्शियल एंड अर्बन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? अर्थशास्त्र और कॉइन का कैसे रेफरेंस हमको देखने को मिलता है? तो अर्थशास्त्र में पना यानी कि सिल्वर डिनोमिनेशन की बात हुई है, मशाका यानी कि कॉपर डिनोमिनेशन का रेफ़रेंस हमको देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये अर्थशास्त्र में हमको रेफ़रेंस देखने को मिलता है। अगर आर्टिफ़ैक्ट्स की बात करें तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर टाइप की पॉटरी हमको मिलती है और ये हाइली पॉलिश्ड फाइन पॉटरी ट्रेडिशन है, बेस्ट पॉटरी, ठीक है? इसका एसोसिएशन स्पेशली अर्ली हिस्टोरिक अर्बनाइज़ेशन से है और ये इंडिकेट करता है कि क्राफ्ट स्पेशलाइज़ेशन, कंज़म्पशन, अर्बन प्रॉस्पेरिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये सब जो थी उस टाइम थी। बहुत ही पॉलिश्ड सुंदर पॉटरी है हमें मौर्यन पीरियड की जो देखने को मिलती है। इट इज़ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर चमकती हुई पॉटरी, ठीक है? बर्न्ड ब्रिक हमें देखने को मिलती है ना? बर्न्ड ब्रिक का लार्ज स्केल यूज़ जो है वो ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन के लिए इम्पोर्टेंट था। व्हाट डू दे इंडिकेट इनसे क्या पता चलता है? कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का पता चलता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर था ये पता चलता है। जैसे बिल्डिंग्स, ड्रेन्स, पब्लिक स्ट्रक्चर्स है ना, ये सब देखने को मिलता है। तो एक अर्बन टेक्नोलॉजी जो है हमको उसका आइडिया लग जाता है, अर्बन प्लानिंग का आइडिया लग जाता है, क्राफ्ट स्पेशलाइज़ेशन का आइडिया लग जाता है इससे, ठीक है? टेराकोटा, व्हाट इज़ ये टेराकोटा में क्या है? तो मॉडर्न टेराकोटा ऑब्जेक्ट जो है वो पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक मिले हैं और ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ रॉयल इंस्क्रिप्शन मोस्टली एलीट और ऑफिशियल पर्सपेक्टिव देती हैं लेकिन टेराकोटा टेराकोटा हमें कॉमन लोगों के बारे में बताता है। इट टॉक्स अबाउट फोक आर्ट, है ना? इट टॉक्स अबाउट पॉपुलर बिलीफ तो एक जो आम आदमी होता है उसकी ज़िंदगी को रिकंस्ट्रक्ट करने में टेराकोटा मदद करती है, ठीक है ना? इसका ग्लिम्प्स देता है हमको। तो पॉपुलर कल्चर जो है उसको हम असेस कर पाएँगे, पॉपुलर आर्ट को असेस कर पाएँगे, ठीक है? किससे? टेराकोटा के फिगरेंस से। अब हम आएँगे लिटरेरी सोर्स की तरफ, ठीक है? मॉडर्न एज के लिटरेरी सोर्स की तरफ। तो इसको हम क्लासिफ़ाई अगर हम करें तो इंडिजिनियस और फॉरेन में क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। इंडिजिनियस में भी रिलिजियस लिटरेचर, नॉन रिलिजियस लिटरेचर जिसको सेक्युलर लिटरेचर भी बोल सकते हैं। फॉरेन अकाउंट्स में ग्रीक, रोमन या चाइनीज़ ट्रैवलर्स हम देख सकते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। रिलिजियस लिटरेचर में सबसे पहले बुद्धिस्ट सोर्स हमको देखने को मिलते हैं। इसमें जातका स्टोरीज़, जातका बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज़ हैं और ये खुद्दक निकाय जो सुत्त पिटक का पार्ट है उससे एसोसिएटेड है। लेकिन इम्पॉर्टेंट करेक्शन ये है कि इन्हीं टेक्सचुअल फॉर्मेशन एक ये इनकी जो टेक्सचुअल फॉर्मेशन है, वो एक सिंगल फिक्स्ड डेट में नहीं है और ये लेयर्ड जो है ट्रेडिशन है। लेकिन हिस्टोरिकल वैल्यू है, जातका स्टोरीज़ में हमें ट्रेडर्स, मर्चेंट, आर्टिज़न्स, एग्रीकल्चरलिस्ट, टाउन्स, है ना? जैसे एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो एक सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए यूज़फुल जो है जातका स्टोरी हो सकती है। फिर दूसरा आता है हमारे पास में दिग्ग निकाय। ये क्या बताता है हमको? दिग्ग निकाय क्या बताता है? दिग्नाकाया क्या बताता है? ये बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और इसमें पॉलिटिकल अथॉरिटी, किंगशिप, एथिकल कंडक्ट के आइडियाज़ हमको मिलते हैं और बुद्धिस्ट आइडिया का पॉलिटिकल थॉट पर इन्फ्लुएंस समझना जो है, उसमें समझने में ये यूज़फुल हो सकते हैं। तो एक रिलिजियस पॉलिटिकल इन्फ्रेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर दीपवंशा,
दीपवंशा श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है ना? दीपवंशा, महावंशा अगर आपने सुना हो और जनरली अराउंड 4 टू 5th सेंचुरी सीई आस-पास जो है लिखा गया था और मॉडर्न पीरियड से सेंचुरीज़ लेटर लिखा गया था वैसे भी पर फिर भी यूज़फुल है बिकॉज़ इट प्रिजर्व्स ट्रेडिशंस अबाउट अशोका, अबाउट बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट काउंसिल, श्रीलंकन मिशन और पर्टिकुलरली प्रियदर्शी अशोका आइडेंटिफिकेशन ट्रेडिशन को सपोर्ट करता है, ठीक है? उसके बाद में अशोका एंड श्रीलंका के बारे में पता चलता है, ये तो हमने देख ही लिया। महावंशा जो है सेम महावंशा देखने को मिलता है, दीपवंशा, महावंशा एंड व्हाई डू बोथ ऑफ देम मैटर बिकॉज़ दे आर लेटर सोर्सेज़ बट कैन बी यूज्ड एज़ क्रॉस रेफरेंस व्हेन क्रिटिकली कंपेयर्ड विद इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे देखा। मिलिंद पन्नु देखने को मिलता है हमें, है ना? ये एक फिलॉसॉफिकल डायलॉग है इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर, है ना? जिसको मिलिंद बोला गया है और बुद्धिस्ट मंक नागसेना के बीच में। मेन सब्जेक्ट है मॉरल और फिलॉसॉफिकल क्वेश्चन और मॉडर्न पीरियड है उसका डायरेक्ट कंटेम्प्रेरी सोर्स नहीं है ये, लेकिन इसमें अर्लियर जो पॉलिटिकल और रिलीजियस वैल्यूज़ वगैरह हैं, उनका इनडायरेक्ट रेफरेंस मिल सकता है। तो ये भी इनडायरेक्ट एविडेंस हमको देखने को मिलता है मिलिंद पन्नु। फिर तारानाथ ये क्या है? तारानाथ तिब्बतन बुद्धिस्ट हिस्टोरियन मॉन्क हैं और उनका अकाउंट बहुत बाद का है, इसलिए इन्फॉर्मेशन यूज़ बाद का है लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, है ना? क्रोनोलॉजिकल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है बट वी कैन यूज़ टू रिकंस्ट्रक्ट। फिर जैन लिटरेचर के बारे में आते हैं, जैन लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। वी हैव परिशिष्ट पर्वन, ये क्या बताते हैं? उनके बारे में थोड़ा-सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऑथर हैं हेमचंद्र और पीरियड है 12th सेंचुरी सीई। संस्कृत लैंग्वेज में इसे लिखा गया है और मॉडर्न रेलेवेंस ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लेटर लाइफ के जैन जो ट्रेडिशन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे समझते हैं थोड़ा-सा? ट्रेडिशन कनेक्ट करता है चंद्रगुप्त को जैनिज़्म, भद्रभाव और साउथवर्ड मूवमेंट पे। लेकिन ये मॉडर्न पीरियड से सेंचुरीज़ लेटर का टेक्स्ट है। देयरफॉर जो है इसको थोड़ा-सा हम अ, पिक्चराइज़ करने के लिए मदद कर सकते हैं, कंटेम्परेरी सोर्स नहीं है परिशिष्टि पर्वन, ठीक है? ओके। हमने देखा था चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वो साउथ में चले गए थे, श्रवणबेलगोला में चले गए थे, वहाँ पे सल्लेखना प्रैक्टिस मतलब जो आपका वॉलंटरी फास्टिंग है उसके थ्रू ना उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, ऐसा कुछ रेफरेंस हमको देखने को मिलता है। अब ब्राह्मणिकल लिटरेचर की बात करें तो हमको पुरानाज़ देखने को मिलते हैं। पुरानाज़ मॉरियन किंग की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना? डिफरेंट पुरानाज़ में डिफरेंट लिस्ट हैं, डिफरेंट क्रोनोलॉजी मिल सकती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लॉन्ग टेक्सचुअल ट्रेडिशन है और लेटर कंपाइलेशन है, थोड़ा इंटरपोलेशन भी देखने को मिलता है, थोड़े-से रिलीजियस नैरेटिव्स के साथ में मिक्स्ड हैं, तो क्रोनोलॉजी उतनी क्लियर नहीं है बट थोड़ा कंपेयर करें तो आइडिया लग सकता है, ठीक है? सेक्युलर वर्क्स में अगर हम देखें नाउ दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सेक्युलर वर्क्स में बात करें तो हमें सबसे पहले मुद्रा राक्षसा देखने को मिलता है जो कि विशाखा दत्त ने लिखा संस्कृत ड्रामा है, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य के राइज़ के बारे में बताता है, चाणक्य के बारे में बताता है और कैसे नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया इसके बारे में बताता है, एक ड्रामेटिक फॉर्म में प्रेज़ेंट किया है। बट ये कंटेम्परेरी मॉडर्न क्रॉनिकल नहीं है। ठीक है? लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ बताता है। हाउ डिड दे राइज़ टू पावर, है ना? क्या-क्या कंडीशंस थी वो सब बताता है। फिर राजतरंगिणी देखने को मिलता है कल्हना का, है ना? 12th सेंचुरी कश्मीर के जो है राइटर देखने को मिलते हैं और मौर्य पीरियड से ऑल्दो बहुत टाइम बाद में है लेकिन फिर भी रेफ़रेंस जो है थोड़ा हिस्टोरिकल मेमोरी को प्रिज़र्व करने में मदद करता है। हर्षचरिता हर्षचरिता बाय बाणभट्ट 7th सेंचुरी सीई का टेक्स्ट है और हर्षा की बायोग्राफ़ी है इसमें वैसे तो। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री की बुक नहीं है वैसे तो, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव रेफ़रेंस जो है यूज़फुल हो सकते हैं हमारे लिए इसमें। अर्थशास्त्र ये थोड़े इम्पोर्टेंट है ना? अब सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स है अर्थशास्त्र, सोर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? तो इंस्क्रिप्शन, अर्थशास्त्र, मेगास्थीन्स ये ट्रायंगल थोड़ा बन जाता है तो सब कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं। कौटिल्य कौन थे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लिखा है जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है ना? ये कौन थे? इनको विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? इनको इस नाम से जाना जाता है और ये जो है जो चंद्रगुप्त हैं उनके गुरु माने जाते हैं और अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमी, लॉ, डिप्लोमेसी, वॉरफेयर इन सब के बारे में लिखा है। क्योंकि इसमें स्टेट के ऑलमोस्ट हर मेजर डायमेंशन को सिस्टमैटिकली डिस्कस किया गया है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, लॉ, मिलिट्री, है ना? इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। हुँ? इसमें स्टेट, किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, इकोनॉमी सब के बारे में हमको देखने को मिलता है, ठीक है? हाँ, ओके।
नाउ वी कैन मूव ऑन। अच्छा, डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट स्कूल्स और डिफरेंट पॉलिटिकल स्कूल्स। तो अर्थशास्त्र की एक फैसिनेटिंग फीचर ये भी है कि कौटिल्य सिर्फ अपनी ओपिनियन नहीं देते, वो अर्लियर थिंकर्स और स्कूल को भी साइट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स थे एंड 13 इंडिविजुअल थिंकर्स थे। उन सब का रेफरेंस भी हमको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है? उस सब का भी रेफरेंस हमको इस बुक में देखने को मिलता है। इतना डिटेल में आई डोंट थिंक सो हमें जानना चाहिए वैसे तो। बस ये देखना चाहिए कि क्या-क्या जो है उन्होंने मेंशन किया है ना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है? इन्होंने स्टेट मॉडल का बताया, अर्थशास्त्र एक एम्बिशियस रूलर को अज़्यूम करता है, ऐसा किंग जो एक्जिस्टिंग किंगडम को स्ट्रेंथन करे, एनिमीज़ को मैनेज करे, टेरिटरी एक्सपैंड करे और एम्पायर जो है वो बनाए। इसलिए ये हमको देखने को मिलता है कि किंग कैसा होना चाहिए। अब इसमें ये नहीं बताया एग्ज़ैक्टली है कैसा, इसमें बताया है कि कैसा होना चाहिए, है ना? तो ये एक लिमिटेशन अर्थशास्त्र की हमको देखने को मिलती है ना? क्या ये डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन देता है? क्या ये डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन देता है एम्पायर का? नहीं, ये चंद्रगुप्त की बायोग्राफी नहीं है, ना ही ये मौर्यन एम्पायर का कोई डेली एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है। ये प्राइमरीली नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव ट्रेटाइज़ है, मतलब एक आइडियल या स्ट्रैटेजिकली डिज़ायरेबल स्टेट को कैसे चलाना चाहिए, वो बताता है ये। तो नॉर्मेटिव स्टेटक्राफ्ट की बात बताता है, ये नहीं कि एग्ज़ैक्टली वैसे क्या था। लेकिन फिर भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए काफ़ी यूज़फुल है, ऐसा क्यों? बिकॉज़ अर्थशास्त्र में जो इंस्टीट्यूशन डिस्क्राइब किए हैं, उनमें कई फीचर मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से स्ट्रांगली कंपैरेबल हैं, इसलिए। तो इंस्टीट्यूशनल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इसमें ऑथरशिप डिबेट है थोड़ा कौटिल्य का। ये क्या ऑथरशिप डिबेट क्या है, इसके बारे में थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्थशास्त्र इटसेल्फ कौटिल्य को ऑथर के रूप में आइडेंटिफ़ाई करता है। लेकिन वर्क लेकिन जो बाद का काम है व्हिच इज़ कमंदकाज़ नीति सार, वो भी कौटिल्य ट्रेडिशन को सपोर्ट करता है। इसलिए ट्रेडिशनल एट्रिब्यूशन कौटिल्य इज़ इक्वल्स टू ऑथर। ठीक है। लेकिन क्रिटिकल हिस्टोरियन का आर्गुमेंट है कि कुछ हिस्टोरियन क्वेश्चन करते हैं ऐसे कि मेगास्थीन्स में कौटिल्य का क्लियर मेंशन नहीं मिला है। महाभाष्य जो पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखे उसमें कौटिल्य का डिसाइसिव कोलैबोरेशन नहीं है। जो कंपोज़िट टेक्स्ट मतलब अर्थशास्त्र एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और कंडेंस्ड है, तो पॉसिबल है कि टेक्स्ट में डिफरेंट पीरियड्स के लेयर्स हों, इंटरपोलेशन हो, है ना? एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉब्लम क्या एक डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटर साइमल्टेनियसली इतना वास्ट थ्योरेटिकल ट्रेटाइस कंपोज़ कर सकता है? ये भी डिबेट है, तो थोड़ा ये डिबेट हमको यहाँ पे देखने को मिलती है ना? ये कुछ डिबेट है हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर इसके कुछ काउंटर आर्गुमेंट भी हैं, है ना? अब एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस, है ना? ये चीज़ होती है कि क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ होती ही नहीं है ना? एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस, ठीक है? मैगज़ीन्स का ओरिजिनल टेक्स्ट खुद लॉस्ट है। हम उसको लेटर राइटर्स के फ्रेगमेंट से ही तो पढ़ते हैं, उसी से पढ़ते हैं, तो वो जो खुद ही वो टेक्स्ट लॉस्ट है, तो उसमें क्या चीज़ नहीं है, क्या है, उसमें हम कैसे जो है एक कन्क्लूज़न पे आ सकते हैं? सही बात है, ये भी क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में संघा टाइप जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है और आजीविका जैसे ग्रुप का रेफ़रेंस अर्ली हिस्ट्री milieu के साथ में कंपैटिबल है, हमको ये देखने को मिलता है। अच्छा ठीक है, वील जस्ट या हाँ, तो ये सब हमको देखने को मिलता है। आजीविका का रेफ़रेंस देखने को मिलता है। इसलिए टेक्स्ट को कंप्लीट लेट मेडिएवल जो क्रिएशन है, उसको मान लेना भी प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, ठीक है? महाभाष्य तो ग्रामेटिकल है, उसमें ज़रूरी थोड़ी है कि ये सारी चीज़ें मेंशन हो, उसका तो प्रायोरिटी नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है? संघ का रेफ़रेंस जो है वो हिस्टोरिकल milieu के बारे में बताता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, जो स्ट्रांगली पैरेलल है टू मॉडर्न पॉलिटी, ठीक है? एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। हुँ। अर्थशास्त्र व्हाई इट मैटर्स ये हमने देख लिया, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि हमें ये इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक है? या मेगास्थीन्स की इंडिका के बारे में थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मेगास्थीन्स कौन थे पहले तो? ही वाज़ एसोसिएटेड विद सेल्यूकस निकेटर I हेलेनिस्टिक रूलर थे हू सक्सीडेड अलेक्जेंडर इन द ईस्टर्न टेरिटरीज़ एंड ये जो मेगास्थीन्स थे, ये एम्बेसडर आए थे इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है? ये एक डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप का एविडेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इन्होंने इंडिका लिखी, ठीक है? इन्होंने इंडिका लिखी, ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो सर्वाइव नहीं हुआ, लेकिन आज हम इसे लेटर ग्रीक रोमन ऑथर्स को जो है उसके तरफ से हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट नेम्स हमको स्ट्रैबो, प्लिनी डियोडोरस ये सब देखने को मिलते हैं और इससे भी जो है हम थोड़ी-सी जो हिस्ट्री है वो रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, ठीक है? इससे हम हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। अब व्हाट डज़ मेगास्थनीज टेल्स अस ये क्या बताते हैं हमको, ठीक है? तो कोर्ट के बारे में बताते हैं, मौर्यन जो रॉयल कोर्ट है उसके बारे में बताते हैं हमको। पाटलिपुत्र सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन ऑर्गनाइज़ेशन का रेफ़रेंस मिलता है।
इंडियन सोसाइटी को कैटेगरीज़ में डिवाइड करने की अटेम्प्ट दिखाते हैं, बट इस क्लासिफिकेशन को लिटरली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मिलिट्री की बात करें तो मॉडर्न मिलिट्री ऑर्गेनाइज़ेशन के यूज़फुल रेफ़रेंस हमको यहाँ पे मिलते हैं। एग्रीकल्चरल ट्रेड प्रोडक्शन का रेफ़रेंस मिलता है ना? लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है मैगज़ीन्स की, वो क्या है? पहली बात तो फॉरेन ऑब्ज़र्वर अपने कल्चरल फ्रेमवर्क के थ्रू सोसाइटी को देखता है, तो एक फॉरेन पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है ना? वो चंद्रगुप्त कोर्ट से कनेक्टेड थे और इसलिए ऑर्डिनरी जो विलेजेस थे, लोअर सोशल ग्रुप और रिमोट रीजन्स का डायरेक्ट एक्सपोज़र नहीं मिला उन्हें और वो लिमिटेड था, ठीक है? ड्यूरेशन वाज़ ऑल्सो अनसर्टेन, हम एग्ज़ैक्टली नहीं जानते कि वो कितने टाइम इंडिया में रहे। 7 कास्ट वाला जो है, ये भी एक देखने को मिलता है। 7 कास्ट ये क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैगज़ीन्स ने इंडियन सोसाइटी को 7 ग्रुप्स में डिस्क्राइब किया, बट इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को इस सिम्प्लिस्टिक 7 फ़ोल्ड मॉडल में रिड्यूस करना प्रॉब्लमैटिक है, तो वो भी एक दिक्कत देखती है। उन्होंने इंडियंस के अमंग स्लेवरी का एब्सेंस क्लेम किया, बट इंडियन सोर्सेज़ लाइक अर्थशास्त्र वो स्लेवरी के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें पूरी नॉलेज नहीं थी। लैंड ओनरशिप का भी हमको ये देखने को मिलता है प्रॉब्लमैटिक को थोड़ा। है ना? उनका क्लेम था कि ऑल लैंड जो है, मतलब सारी लैंड जो है वो किंग की थी। ये ओवर सिम्प्लिफिकेशन थोड़ा माना जा सकता है और मेगास्टीन से एट्रिब्यूटेड ट्रेडिशन में इंडियंस के राइटिंग्स ना जानने का थोड़ा प्रॉब्लमैटिक असर्शन मिलता है, बट अशोकन इंस्क्रिप्शन देमसेल्व्स क्लियरली डेमोंस्ट्रेट कि राइटिंग थी एंड देयरफॉर एपिग्राफी जो है वो डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट्स करती है विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ मेगास्टीन्स समवेयर। ठीक है। जो लेटर ग्रीस ट्रेडिशन में यूनिकॉर्न्स, डॉग हेडेड पीपल, गोल्ड डिगिंग एंट्स जैसे एक्सोटिक या लेजेंडरी एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि जो एंशिएंट ऑथर्स के इंडियन डिस्क्रिप्शन में थोड़ा मार्वल लिटरेचर का एलिमेंट भी एंटर कर गया है। ठीक है? तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हुँ, ये कुछ डिफ़रेंस है बिटवीन अर्थशास्त्र एंड मेगास्थीन्स के ऑब्ज़र्वेशन में, ठीक है? ये 7 फोल्ड डिवीज़न बताते हैं सोसाइटी में, ये डिटेल्ड सोशल रेगुलेशन देते हैं, है ना? ये पाटलिपुत्र के बारे में बताते हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थ्योरेटिकली बात करते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है, ये नॉर्मेटिव टेक्स्ट है। दिस इज़ फॉरेन ऑब्ज़र्वेशन, दिस इज़ इंडिजिनियस टेक्स्ट, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है? लेटर ग्रीक एंड रोमन ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। ओरिजिनल इंडिका लॉस्ट होने के कारण लेटर राइटर्स पर डिपेंड करना पड़ा। इससे प्रॉब्लम ये आई कि लेटर राइटर्स ने नेसेसरली इंडिका का कंप्लीट टेक्स्ट रिप्रोड्यूस नहीं किया। उन्होंने वही पैसेजेस प्रिज़र्व किए जो उनके रीडर्स को इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है ना? तो यूज़फुल एडमिनिस्ट्रेटिव मटेरियल माइट हैव बीन लॉस्ट। फ़ाहीन और ह्वेनज़ांग का अगर हम देखें तो फ़ाहीन जो है 5th सेंचुरी में आए थे, ह्वेनज़ांग 7th सेंचुरी में आए थे, ठीक है? इनका भी रेफ़रेंस देखने को मिलता है हमको, ठीक है? ये सर्वाइविंग बुद्धिस्ट मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं, है ना? ये अशोकन पिलर स्तूपा और ट्रेडिशन की बात करते हैं, ठीक है? ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? ओके, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लिटरेरी सोर्सेज़ हैं, इनका जनरल जो लिमिटेशन है, वो क्या हो सकता है? जनरली क्या लिमिटेशन हो सकता है? तो सबसे पहला तो ये कि डेटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्ज़ैक्ट जो कंपोज़िशन है दैट इज़ अनसर्टेन। रिलिजियस बायस हो सकता है जैसे बुद्धिज़्म और जैन टेक्स्ट में हमको देखने को मिलता है। इंटरपोलेशन मतलब थोड़ा-सा लेटर एडिशंस बाद में चीज़ें ऐड करी गई, तो जो रियल एसेंस है वो क्या पता बदल गया हो या खो गया हो, है ना? हमको देखने को मिलता है पॉलिटिकल बायस देखने को मिलता है ना, सिलेक्टिविटी मतलब जो पसंद आया वही चीज़ें रखी, जो रीडर को प्लीज़ करेगा वही चीज़ें रखी, है ना? कंटेम्परेरी नहीं है सारे सोर्स। टेक्सचुअल लेयर्स जो है काफ़ी अनसर्टेन देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल बायस या डायनेस्टिक बायस देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमने देखी। ऑल्टरेशन देखने को मिलता है जैसे-जैसे आगे ट्रांसमिट हुआ तो, ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है? आई विल जस्ट करेक्ट द टेबल। Yes. So this is, I think, our final table and we can move on to questions now. Yeah. ठीक है, आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वी आर डूइंग क्वेश्चंस नाउ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोकन इंस्क्रिप्शन। 1. Minor rock edicts are generally regarded as earlier than the major rock edicts. It is absolutely correct. Major pillar edicts are predominantly concentrated in North India. ऐसा कुछ है, मेजर पिलर एडिक्ट्स नॉर्थ इंडिया में कंसंट्रेटेड है। बिल्कुल सही है, देखा ना, इंपीरियल कोर में है ये,
ठीक है? इम्पीरियल कोर में। हमने देखा ना जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है वो बाउंड्री में देखने को मिलते थे, है ना? जो हमारे ये मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं ये इम्पीरियल कोर में देखने को मिलते हैं, है ना? ओके, ओके, ओके। ठीक है, ओके, करेक्ट। मेजर रॉक एडिक्ट्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन गैंजेटिक हर्टलैंड, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मेजर रॉक एडिक्ट्स बाउंड्री में मिलते हैं ना, मेजर रॉक एडिक्ट्स बाउंड्री में मिलते थे, है ना? पेरिफेरी में मिलते थे, ठीक है? उसके बाद में माइनर रॉक एडिक्ट्स हैव अ नोटेबल कंसंट्रेशन इन कर्नाटका, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 एंड 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? लुम्बिनी बुद्धा's बर्थ प्लेस करेक्ट। निगाली सागर ये कनकमुनि बुद्धा बिल्कुल सही है ये, है ना? सही है, ये भी सही है। बाराबर आजीविका पैट्रनेज ये भी सही है। मास की इंपॉर्टेंस फॉर आइडियल यस, तो सारे सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थशास्त्र। इट कंटेन्स 15 अधिकारिणस, ये हमने देखा था, हाँ। इट फर्स्ट एक हाँ, इट्स फर्स्ट 5 बुक्स ब्रॉडली कंसर्न्स इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, ये भी ठीक है। इट्स नेक्स्ट 8 बुक्स डील सब्सटैंशियली विद इंटरस्टेट अफेयर्स, ये भी ठीक है। लास्ट वन इज इट एक्सप्लिसिटली बायोग्राफी, नहीं। तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं 4 को, तो इधर से एलिमिनेट कर सकते हैं 1, 2 और 1, 2, 3, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द डबल फिल्टर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मेगास्थीन्स? हिज अकाउंट वाज साइमल्टेनियसली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, नहीं। His work, his original work is lost and survives through quotation, reference and later Indogri, तो बी वाला जो है ये सही है, ठीक है? ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और आप इसको ट्राई कर सकते हैं, है ना? सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। ये आपके कुछ ना क्वेश्चंस हैं, रिटन क्वेश्चंस, ठीक है? अशोकन इंस्क्रिप्शंस कंस्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, जो आप लिखकर ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आप किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर कहीं आप ये समझते हैं कि कुछ और चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, कई चीज़ें लैग कर रही हैं, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में जो है पिन कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।